तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्री बोर्ड साइंस क्लास 10th प्री बोर्ड का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका कोड है 824 BAR। तो ये पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। तो आप लोग सेशन को कर दीजिएगा लाइक और निधड़क आप लोग देखिएगा वीडियो। तो पहला प्रश्न है, दो दर्पणों, एक यम1 दर्पण है और एक यम2 दर्पण है। यम1 और यम2 की फोकस दूरी धनात्मक ऋणात्मक, M1 की जो फोकस दूरी है वो है पॉजिटिव और यम2 की है नेगेटिव। यानी यम1 है उत्तल दर्पण और यम2 है अवतल दर्पण। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है कौन सा दर्पण वाहन के हेडलाइट में प्रयुक्त किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण जो कि है यम2, तो इसके लिए होगा केवल M2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो लेंसों P तथा Q की शक्ति क्रमशः धनात्मक ऋणात्मक है। P की शक्ति है धनात्मक और Q की शक्ति है ऋणात्मक। कौन लेंस निकट दृढ़ दोष के लिए उपचार में प्रयोग किया जाएगा। निकट के लिए लगता है अवतल और अवतल है किसका, Q का। तो इसका होगा राइट आंसर केवल Q। तीसरा प्रश्न देखते हैं इसका, एक श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से न्यूनतम विचलन की दशा में गुजरता है यदि आपतन कोण निर्गत कोण का अनुपात x हो। आपतन कोण I और निर्गत कोण E बराबर हो तो ये कट जाएंगे, तो इसका x बराबर आएगा 1। राइट आंसर हो जाएगा C विकल्प। अगला देखते हैं, विद्युत बल्ब में तंतु में से 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित करने पर परिपथ में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो क्यों बराबर होता है I × T फार्मूला। तो यहाँ पर रखेंगे I का मान 0.5 और T का मान 10 मिनट, और मिनट को बदल लेंगे सेकंड में क्योंकि समय होता है सेकंड में। 10 हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 10 से 10 कट जाएगा, 5 छक्का 30। 300 आवेश का मतलब कूलाम होता, 300 कूलाम। यहाँ पर राइट विकल्प B हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि विद्युत परिपथ में x1 x2 x3, x1 है धारा, x2 है विभवांतर, x3 है प्रतिरोध प्रदर्शित करें तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। और B है यहाँ पर विभवांतर, तो ये है x2 और I है यहाँ पर धारा यानी x1 और प्रतिरोध है x3। तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, x2 बराबर x1 × x3, जो कि यहाँ पर दिया है किसमें, x2 बराबर x3 × x1 B विकल्प में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला छठा, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का कलर कोड क्या होता है। उदासीन होता है भैया काला तार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक चुंबकीय क्षेत्र चित्रानुसार कागज के तल में है तथा एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। तो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। अगला देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो यहाँ देखिए ZnO की जिंक जा रही तो इसका हो रहा है अपचयन और कार्बन का हो रहा है उपचयन। तो उपचयन अपचयन जहाँ एक साथ अभिक्रिया होती है उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला है Na2H2PO4 किसका उदाहरण है। तो इसमें H+ आयन है इसलिए यह अम्लीय लवण का उदाहरण है, विकल्प B सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करता है। तो यह Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है इसलिए यह अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेता है। ब्यूटेनॉन 2 का रासायनिक सूत्र है यही पहला वाला CH3COCH2CH3। 12वां नंबर, एसिटिलीन का आयुपेशी नाम है। एसिटिलीन का आयुपेशी नाम है एथाइन। एसिटिलीन का आयुपेशी नाम है एथाइन। एथाइन एसिटिलीन का मतलब C2H2, ऐसे होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होगा इसका फार्मूला। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, एक तत्व X का परमाणु क्रमांक 20 है तो 20 होता है कैल्शियम का, तो कैल्शियम है एक धातु। तो राइट आंसर हो जाएगा C विकल्प। अगला देखते हैं, मानव हृदय में उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना। देखो सिराएं लाती हैं जब ब्लड को हृदय में, तो सिराएं होती हैं पतली और इन्हीं में लगे होते जगह जगह पर वाल्व कि ब्लड पीछे की तरफ बैक ना होने पाए, क्योंकि इसमें दाब तो लगता नहीं ज़्यादा है। तो इसके लिए हो जाएंगे वाल्व यहाँ पर लगे होते हैं। अगला है, पौधों में प्रकाश का अवशोषण करता है हरित लवक के ग्रेना में, ये होता है क्लोरोप्लास्ट।
16 नंबर देखते हैं, पायरुवेट अणु में कितने कार्बन पाए जाते हैं। पायरुवेट अणु का फार्मूला होता है C3H4O3, ये फार्मूला है। इसमें कह रहा कार्बन कितने पाए जाते हैं, तो कार्बन पाए जाते हैं 3। नेक्स्ट देखते हैं, अनुवांशिकी के जनक कौन है। अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है, ऊर्जा जो होती है वो एक दिशा में आगे बढ़ती है, एक दिशी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सभी के लिए यहाँ पर होगा। मास्टर ग्रंथि कौन सी। मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। साथियों, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे थ्योरिकल प्रश्न। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, पहला क्वेश्चन देखेंगे। 1 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु है, ठीक, जो 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के यहाँ पे एक अवतल दर्पण है और इससे 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। यहाँ पर कोई वस्तु रखी है 5 सेंटीमीटर लंबी। यहाँ पर ये u बराबर हो गया -30 और आपको फोकस दूरी निकालना पड़ेगा। फोकस दूरी हो जाएगी -20, क्योंकि 40 है तो 20 हो जाएगी फोकस दूरी। तो आप इसकी गणना कीजिए, क्या, दर्पण की फोकस दूरी तो दर्पण की फोकस दूरी तो 40 की आधी क्या हो जाएगी 20। दर्पण के ध्रुव से पर्दे के दूरी जहाँ पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, यानी v निकालना है। ये न्यूमेरिकल देखेंगे। और इसका दूसरा प्रश्न है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। तो इन दोनों प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहले न्यूमेरिकल। स्टेप फर्स्ट, दिए गए मानों को चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिखना है। फिर उसके बाद में अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी का फार्मूला होता है R/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 का आधा माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग लगाएंगे दूसरा स्टेप 2, मतलब u बराबर -30 सेंटीमीटर तो दिया ही था, h दिया था 5 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई। दर्पण का सूत्र यूज करेंगे, 1/a बराबर 1/b प्लस 1/u। हमें निकालना है b का मान, तो 1/b रोक लेंगे, u को उधर भेज देंगे, तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। f का मान -20 और u का मान -30, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस। तो इसको लिख लेंगे आगे और माइनस वाले को लिख लिया पीछे। ये है 30, ये है 20, तो 20, देखो 20-30 का लासा आएगा 60, तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60, तो यहाँ 2 आएगा। ये हो जाएगा 20-3 60, तो यहाँ 3 आएगा। 3 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा -1, -1/60 तिरछी गुणा कर लेंगे, तभी बराबर आएगा -60। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब हम देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन जो था। दूसरा प्रश्न था अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए, 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं केवल। एक अनंत पर जब वस्तु होती है, जब वस्तु कहाँ होती है, अनंत पर होती है, तो फोकस पर बनता है या फोन पर, और अत्यधिक छोटा बनेगा आभासी तथा सीधा, तो बनेगा आभासी सीधा ही बनेगा, छोटा बनेगा बिंदु के आकार कर। और अनंत तथा लेंस के बीच अगर कहीं भी रखा होगा प्रकाशीय केंद्र अनंत के बीच, तो फोकस से फोन तथा प्रकाशीय केंद्रों के बीच बनेगा और छोटा बनेगा। डायग्राम इसका दिखा देता हूँ। ये वाला पहला है, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें फैल जाती हैं और इनको जब बैक मिलाते हैं तो फोकस पर मिलती हैं। और दूसरा इसका प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय के केंद्र के बीच हो, तो यहाँ पर इस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। कहीं भी हो तो फोकस और इसके वक्रता केंद्र के बीच ही, मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर जो है प्रकाशीय केंद्र के बीच ही प्रतिबिंब कहीं पर बनेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, किस दृष्टि दोष के निवारण में द्विफोकल लेंस का प्रयोग होता है, इन दोनों लेंसों की प्रकृति बताइए। तो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग होता है जरा दूरदृष्टिता में। तो इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका दूसरे का दूसरा, एक 5 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 250 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोधक के लिए गणना कीजिए, प्रवाहित धारा तथा सिरोकेज विभवांतर भी निकालिए। चलो दूसरे क्वेश्चन का दोनों आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग जरा दूरदर्शिता यानी प्रेसबायोपिया में किया जाता है। जरा दूरदर्शिता एक दृष्टि दोष है जो आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ होता है।
जिससे आँख की निकट और दूर दृष्टि मतलब दूर दोनों वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित की क्षमता कम हो जाती है। इस दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दो अलग अलग प्रकार के लेंस होते हैं। ऊपरी भाग में हम लोग अवतल लेंस होता है जो दूर दृष्टि दोष को ठीक करता है और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। निचला भाग में उत्तल लेंस लगा होता है जो निकट दृष्टि दोष को ठीक करता है और पढ़ने या पास के कार्यों में सहायता प्रदान करता है। दूसरा था न्यूमेरिकल, यहाँ पर लगाएंगे, देखेंगे प्रतिरोध दिया है 5 ओम और शक्ति दी है 250 जूल ऊष्मा प्रति सेकंड उत्पन्न होती है एच। तो यहाँ पर शक्ति क्या होगी 250 जूल प्रति सेकंड या 250 वाट। अब इसके बाद में हमें निकालना है क्या, विभवांतर। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे पी बराबर आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर बराबर पी बटे आर, तो आई बराबर अंडर रूट पी बटे आर। पी का मान भी दिया, आर का मान भी रखा है, तो यहाँ पे रख लेंगे तो 5 से काट देंगे तो 50 आएगा और 50 का लगभग निकालेंगे रूट तो 7.07 एम्पियर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट आंसर देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का एसआई तथा व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, दोनों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ये तीसरे का पहला और फिर तीसरे का दूसरा। एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन कारकों पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयुक्त होता है। दोनों क्वेश्चनों के आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का एसआई था व्यवहारिक मात्रक। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा या यूनिट होता है। दोनों का भी संबंध स्थापित करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 1 किलोवाट घंटा वह ऊर्जा है जो 1 किलोवाट शक्ति वाले उपकरण द्वारा 1 घंटे में खपत की जाती सूत्र का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा, 1 किलोवाट में 1000 वाट और 1 घंटे में 3600 सेकेंड, 36 गुणे 2 3 5 जीरो हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, ये हो जाएगा। इसी को हम लोग एक यूनिट भी कहते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट जो था, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन कारकों पर निर्भर करता है, तो चालक में प्रवाहित धारा का परिमाण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के परिमाण के समानुपाती होती है। पहला आई हो गया, दूसरा चालक से दूरी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है ऐसे आर। और दिशा ज्ञात करने का नियम यहाँ पर क्या लगी, तो मतलब इन दोनों को अगर मिलाओगे तो बी बराबर क्या बनेगा, μ0/4 ये नियतांक लगता है और आई बटे आर, ये सूत्र बन जाता है पूरा। दिशा ज्ञात करने के लिए नियम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट आंसर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक 2.5 सेंटीमीटर लंबाई की बस 10 डायोप्टर शक्ति वाले लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा जाता है। बस की लेंस के प्रकाशीय केंद्र से दूरी 15 सेंटीमीटर है। बस के प्रतिबिंब के लिए ज्ञात कीजिए प्रकृत स्थिति तथा आकार आवर्धन। दूसरा क्वेश्चन है, घरेलू परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित युक्तियों के महत्व क्या होते हैं, फ्यूज तार तथा भूसंपर्कन तार। अगर ये नहीं करते हैं दोनों तो फिर ये दोनों करने हैं नीचे के। घरेलू परिपथ में प्रयुक्त 3 तारों के नाम तथा कार्य लिखिए जिनके रोधन आवरण का रंग होता है लाल, काला, हरा, और दिए गए विद्युत परिपथ के लिए निम्न का मान ज्ञात करिए। ये चित्र दिया है और इसमें एसी के बीच परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना। आइए देखते हैं इनके आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देखते हैं। तो फोकस दूरी की गणना करना है। लेंस की क्षमता दी 10 डायोप्टर, फोकस दूरी की गणना करना है तो ये फार्मूला होता है 1/10 और ये आ जाएगा 0.1 मीटर में, प्लस में सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। चाहे यहाँ से ही इसको हम कर लेंगे तो पी बराबर आएगा 100/10, तो यहीं से आ जाएगा 10 सेंटी मतलब 10 डायोप्टर आ जाएगा प्लस का। ठीक, मतलब फोकस दूरी निकालनी थी 1 मिनट, तो फोकस दूरी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। और इसके बाद में धनात्मक फोकस दूरी बताती कि यह लेंस उत्तल लेंस है। ठीक है, अगला है इसका, अगला देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है कि लेंस सूत्र का उपयोग करके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। u बराबर -15 सेंटीमीटर दिया, चिन्ह प्रपाटी के अनुसार ऋणात्मक है, लेंस सूत्र लगाएंगे और यहाँ पर मान पुट करेंगे 1/b बराबर 1/f का मान 10 प्लस का और u का मान -15, तो ये 15 कम 15 10 कम 10, तो 15 में से 10 जाएगा तो 5 बटे बचेगा 15 दहम 150, तो 5 तियाँ 15, तो 1/30 आ जाएगा। b का मान आ जाएगा प्लस का 30। प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रकाशीय केंद्र के दूसरी ओर बनेगा। फिर आवर्धन भी ज्ञात करना था,
तो यहाँ पर आवर्धन का फार्मूला लगाएंगे। लेंस के लिए ये प्लस में होता है, तो 30 था प्रतिबिंब और बस था -15, तो यह आएगा -2 आवर्धन आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रतिबिंब के आकार की गणना करनी है, तो भी आवर्धन का ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो m का मान आ चुका है -2 और h का था इतना 2.5, तो 2.5 दूना 5, यानी प्रतिबिंब आकार 5 सेंटीमीटर है, जो ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि यह मुख्य अक्ष के नीचे उल्टा बना है। फिर इसका दूसरा मतलब मेन टोटल आंसर लिखेंगे, तो प्रकृत प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। स्थित प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, क्योंकि प्लस था। आकार प्रतिबिंब का आकार 5 सेंटीमीटर है, यानी बस से बड़ा है। आवर्धन -2 है। तो ये पूरा टोटल आंसर हो चुका है। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। घरेलू परिपथ में प्रयुक्त युक्तियों के महत्व। फ्यूज तार सुरक्षा युक्त। फ्यूज तार का महत्व विद्युत परिपथों और उपकरणों को अति प्रवाह यानी ओवरलोडिंग और लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट से बचाना है। यह तार यह निश्चित मात्रा से अधिक धारा प्रवाहित होने पर गर्म होकर पिघल जाता है, जिससे परिपथ टूट जाता है और उपकरणों को संभावित क्षत से बचाता है या आग लगने जैसी दुर्घटनाओं से भी बचाता है। दूसरा है भूसंपर्कन तार विद्युत झटके से सुरक्षा करता है। भूसंपर्कन तार का महत्व उपयोगकर्ता को गंभीर विद्युत झटके से बचाना है। यह धातु के आवरण वाले उपकरणों में विद्युत धारा के किसी भी क्षरण होने पर धारा को भूमि में प्रवाहित करने के लिए एक कम प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उपकरण का धात्विक आवरण भूमि के विभव के बराबर हो जाए, जिससे व्यक्ति सुरक्षित रहे। तीसरा था मतलब अथवा वाला था कि घरेलू परिपथ में प्रयुक्त 3 तारों के नाम नहीं, इसी का है भी। तो घरेलू परिपथ में प्रयुक्त होने वाले 3 तार और उनके कार्य निम्नलिखित हैं। लाल रंग का जो तार होता है वो विद्युतमय तार या फेज तार उसको कहते हैं, मेन तार। यह तार मुख्य आपूर्ति से विद्युत धारा ले जाता है या उच्च विभव पर होता है और उपकरण के संचालन के लिए आवश्यक धारा प्रदान करता है। काला रंग उदासीन तार या न्यूट्रल वायर। यह तार विद्युत परिपथ को पूरा करता है और धारा को वापस स्रोत तक ले जाता है या आमतौर पर शून्य विभव पर होता है। हरा रंग भूसंपर्कन तार अर्थ तार। यह अर्थिंग वाला तार। यह सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। यह तार उपकरण के धातु के बाहरी आवरण को जमीन से जोड़ता है। यदि उपकरण में कोई खराबी या रिसाव होता है तो अतिरिक्त धारा इस तार के माध्यम से सुरक्षित रूप से जमीन में चली जाती है। इससे उपयोगकर्ता को बिजली का झटका लगने से बचाया जा सकता है। अगर ये नहीं करते तो अथवा वाला करेंगे। ए और सी के बीच प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए आप लोग, जो है प्रतिरोध 2 लगे हैं, 2 उनको जोड़ लेंगे 10 ओम। फिर यहाँ पे इस सवाल को इस तरीके से लगाया गया है। टोटल आंसर है 20/7 ओम। आप उसी को लिख लीजिए तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पर फिर धारा की गणना की गई है। फिर इसके बाद में अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर दिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। CH3COOH NaCO3। एस्टिक अम्ल की यहाँ पर खाने वाले सोडे से क्रिया है और यहाँ पर है एथिल एल्कोहल की सांद्र H2SO4 से, और यहाँ लेड नाइट्रेट की है को गर्म किया गया और यहाँ COH का होल ट्वाइस और CO2। चलिए देख लेते हैं इनके आंसर। तो यहाँ पर देखेंगे पहले का आंसर क्या है। यहाँ पर देखेंगे पहला जो है CH3COOH NaCO3, तो इससे बन जाएगा CH3COO Na। CH3COO Na सोडियम एसीटेट बन गया। इसके बाद में ये H2 और एक वो ले लिया, H2O बन गया, और फिर क्या बचा CO2, तो CO2 यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखते हैं CH3CH2OH और सांद्र H2SO4 से, तो ये बन गया C2H4। यहीं पे देखो ये C2 बन गया और ये H हो गया मान लिया 3 और एक H4, H4 हो गया। तो फिर बचा के H2O निकल गया बस, क्योंकि ये तो क्या करता है, ये सिर्फ हेल्प करता है। यहाँ पे 2PbNO3 का होल्ट, इसको गर्म करोगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा। 2PbO एक ले लिया, 4NO2 और O2, इसको याद कर लीजिएगा। COH का होल्ट और CO2 जब मिल जाएगी तो CaCO3 और H2O का निर्माण होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि का रासायनिक समीकरण लिखे। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र लिखे, इसके 2 उपयोग बताइए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। 6 और 7 साथ में देखेंगे। चलिए यहाँ पर आंसर देखते हैं। विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि रासायनिक समीकरण लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण
विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके किया जाता है। रासायनिक समीकरण इसका है CH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, तो ये बन गया CaO Cl2 और H2O बाहर निकल गया। ये हो गया पूरा रिएक्शन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र में उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × 12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है। इसके दो उपयोग हैं। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में स्थिर करने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। इसका उपयोग खिलौने, सजावटी सामान, मूर्तियाँ बनाने में भी किया जाता है। अब देखते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना था। तो 2NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस 2H2O, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। दूसरी वाली है 2HNO3 CH का होल ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद में देखा आप लोगों को क्वेश्चन दिखाएंगे, फिर उसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के देखेंगे यहाँ पर बी विकल्प और सी विकल्प। विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझाइए, इसके दो उपयोग लिखिए, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझाइए, इसके दो उपयोग लिखिए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी धातुओं और उनके आयनों को उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, आरोही या अवरोही क्रम में। ठीक, तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो है अधिक क्रियाशील को रखते हैं, फिर नीचे कम, उससे कम रखते हैं। सक्रियता श्रेणी घटती जाती है। उपयोग धातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता का निर्धारण यहाँ पर किया जाता है। और मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ विद्युत रासायनिक श्रेणी। जैसे यहाँ पर KNA कान्हा का मग्गा आलू, फिर इसके नीचे रहेगा मतलब आलू जिंक फेंकोगे पब्लिक है, कुटाई होगी आज। और तो इस तरीके से विद्युत रासायनिक श्रेणी का घटता हुआ क्रम है ये। अब देखते हैं अगला, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुनीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा साबुन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में वनस्पति तेल या वसा जो एक मजबूत क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास KOH या NaOH के साथ जली घोल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। यह प्रक्रिया एस्टर बंधों को तोड़ती है। परिणामस्वरूप वसा अम्ल, साबुन और ग्लिसरॉल मुक्त होते हैं। ग्लिसरॉल उत्पादन के लिए मुख्य औद्योगिक विधि भी है। रासायनिक समीकरण को सामान्य रूप में इस प्रकार दर्शाया जाता है। ये रिएक्शन में बता देता हूँ क्या होती है। CH2 CH फिर CH2 और इसमें होता है COO C17 H35, ये होती है। यही इसमें होगी COO C17 H35, यही यहाँ पर भी लगा होगा COO C17 H35। और फिर क्रिया कराएंगे 3NaOH से। तो देखेंगे 3Na और 3 इतना लेकर के C17 H35 COO Na ये बना लेगा 3 3 बार C17 H35 COO Na, इसी का नाम है सोडियम स्टीयरेट और यही साबुन होती है। और बचा वाला पार्ट बनेगा CH2 CH और CH2, यहाँ सब में लग जाएगा OH OH और OH, जो 3 OH बचे थे। तो इसका हो जाएगा मतलब प्रोपेन 1,2,3 ट्राइआल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है? जब कोई प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से क्रिया करता है तो वो लवण और जल बनाता है, इसको हम लोग उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे ये NaOH प्रबल क्षार है, ये Cl प्रबल अम्ल है और ये NaCl और H2O बना दिया, इसी को हम लोग उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिखाते हैं फिर आंसर। तो ये साबुनीकरण की प्रक्रिया हमने बता दी। ये है क्वेश्चन नंबर 7 का, ये पहला छोड़ दिया और दूसरा आपको पहले बता दिया। यहाँ पर 7 का दूसरा यानी उदासीनीकरण प्रक्रिया पहले बता दिया। और अब मैं बता रहा हूँ 7 का पहला क्वेश्चन। पहला क्या, IUPAC नाम लिखना है। तो देखो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, 3 है तो क्या होगा प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा। और 1 नंबर पर अल लगा है तो प्रोपेन 1 अल, तो प्रोपेनल भी इसको हम लोग कह सकते हैं। इधर 1 2 3 तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन और 1 नंबर पर ओइक अम्ल, तो प्रोपेनोइक अम्ल, इसको हम लोग प्रोपेनोइक अम्ल भी लिख सकते हैं, प्रोपेनोइक अम्ल। और ऊपर वाले को लिख सकते हैं प्रोपेनल, प्रोपेनल क्योंकि वो एल्डिहाइड का है, नीचे कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। और इसकी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, तो देखेंगे 3 का मतलब हो जाएगा प्रोपेन
प्रोपेन और 2 नंबर पर लगा है ऑल, तो प्रोपेन टू ऑल इसके लिए ले लेंगे। कलर थोड़ा चेंज करते हैं और यहाँ पर काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 का मतलब हो जाएगा ब्यूटेन तो लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो ब्यूट हो जाएगा और 1 नंबर पर आइन, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। ठीक इसके लिए हो जाएगा डायरेक्ट भी आप लोग ब्यूटाइन लिख सकते हैं, ब्यूटाइन। तो ये पहला और ये दूसरा तो मैंने पहले ही करा दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पहला और दूसरा। 8 क्या है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए, इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। दूसरा है मानव में वाहन तंत्र के घटक कौन से, इन घटकों का क्या कार्य है। चलिए देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक, और इसकी रिएक्शन हम लोग दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर लिखिए 6CO2 प्लस 6H2O, नहीं यहाँ पे गलत लिखा है, 6CO2 प्लस 12H2O, एरो C6H12O6 प्लस 6O2, और प्लस एनर्जी भी यहाँ से रिलीज होती है। नेक्स्ट देखते हैं मानव में वाहन तंत्र के घटक और कार्य। मानव में वाहन तंत्र के प्रमुख घटक रक्त, हृदय और रक्तवाहिकाएं जो शरीर में विभिन्न पदार्थों का परिवहन करते हैं। यहाँ पर जैसे कि हृदय है, रक्त है। हृदय क्या करता है, यह एक पंप के रूप में कार्य करता है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में धमनियों के माध्यम से भेजता है और अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त सिराओं के माध्यम से वापस लाता है, यानी धमनियों से ले जाता है और सिराओं से वापस लाता है। रक्त, यह एक तरल संयोजी ऊतक है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों, हार्मोनों और अपशिष्ट उत्पादों का शरीर के विभिन्न हिस्सों तक परिवहन करता है। रक्त कोशिकाएं, ब्लड वेसल्स, धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती हैं। सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के अंगों से वापस हृदय तक लाती हैं। केशिकाएं, ये छोटी छोटी नलिकाएं जो ऊतकों और रक्त के बीच पदार्थों के आदान प्रदान के लिए एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। लसिका, यह एक अन्य तरल संयोजी ऊतक है जो तरल पदार्थ को ऊतक स्थान से वापस रक्त प्रवाह में लाने मदद करता है। एक अन्य तरल संयोजी ऊतक है जो तरल पदार्थ को ऊतक स्थान से वापस रक्त प्रवाह में लाने में मदद करता है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भी शामिल होता है। अब मैं अगला प्रश्न आपको दिखा, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यहाँ पर पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर बी, पारतंत्र में अपमार्जकों की डिकम्पोजर्स की क्या भूमिका है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, उत्पादक उपभोक्ता को समझाइए। 11 और 10 का बी, प्रभाविता के नियम को समझाइए। चलिए देखते हैं सबके आंसर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र। पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र, यहाँ पर उसमें ये चीज़ें होंगी, बाह्यदल, पंखुड़िया, पुंकेसर। तो पहले इनको समझ लेते हैं फिर चित्र दिखाते हैं। तो बाह्यदल ये आमतौर पर हरे रंग के होते हैं और फूल की कलिका अवस्था में सुरक्षित रहते हैं। पंखुड़ियाँ ये फूल के रंगीन भाग होते हैं जो परागकण वाले कीटों को आकर्षित करने में मदद करते हैं। और ये पुंकेसर ये अन्नर प्रजनन अंग है, इसमें परागकोश तंत्र और परागकोश में परागकण होते हैं। स्त्री केसर यह मादा प्रजनन अंग है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र शामिल होते हैं। अब मैं इसका चित्र आपको दिखा रहा हूँ। ये है उसका चित्र, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर यह है वृंत, ये है पुष्पासन, ये है वाह्यदल। वाह्यदल हरी पत्तियाँ होती हैं। फिर ये हो जाएगा आपका परागकोश, इसी के अंदर परागकण होंगे, और ये तंतु है फिलामेंट, और ये है पंखुड़ी। ये तीनों चीज़ें हैं। पुंकेसर यानी पुरुष का भाग है। वर्तिकाग्र, वर्तिका, ये वर्तिकाग्र है यहाँ पर, और फिर ये हो जाएगी वर्तिका, और फिर यहाँ हो जाएगा वर्तिकाग्र। ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, ये यहाँ अंडाशय है। तो ये पूरा स्त्री केसर का भाग हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। चित्र हो गया। अब हम लोग देखते हैं पारतंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका। अपमार्जक का मतलब वो होता है जैसे कवक और बैक्टीरिया, मृत जीवों और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, यानी उसको खा के दूसरे चीज़ में बदल देते हैं। यह पर्यावरण की सफाई भी करते हैं। यह जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पोषक तत्वों में तोड़ता है। पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस छोड़ दिया जाता है जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। जैसे केचुआ जो काम करता है, केचुआ को इसीलिए किसान का मित्र कहा जाता है। इस प्रकार ये वातावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए डिकम्पोजर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, उत्पादक एवं उपभोक्ता को समझाइए। प्रोड्यूसर्स और उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स। उत्पादक वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, आमतौर पर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, जैसे कि पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया।
जैसे साइनोबैक्टीरिया और फाइटोप्लैंक्टन। इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है क्योंकि अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं होते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, उपभोक्ता। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अन्य जीवों को खाते हैं, इन्हें परपोषी भी कहा जाता है। मनुष्य और सभी जानवर उपभोक्ता हैं। आप देखेंगे मेंडल के प्रभाविता का नियम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा है, प्रभाविता का नियम को समझाइए। फिर यहाँ अथवा में है, जे मानव मूत्र तंत्र का चित्र बनाइए, उसमें निम्नलिखित भागों का बताना है। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। अगर ये नहीं बनाते तो पौधों में अलैंगिक जनन की विधियों का वर्णन करना है। अब चलो देख लेते हैं यहाँ पर सबको फटाफट से। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, जिसका ये इम्पोर्टेंट नियम है प्रभाविता का नियम। यहाँ प्रभाविता का नियम ये लिखा हुआ है। तो प्रभाविता का नियम, ये 3 नियम दिए थे। प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अभिवहन का नियम, पृथक्करण का नियम। तो मेंडल ने प्रभाविता के नियम के अनुसार जब किसी जीव में 2 विपरीत एलील मौजूद होते हैं, माने एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो संतान में केवल एक लक्षण यानी प्रभावी लक्षण ही व्यक्त होता है, जबकि दूसरा अप्रभावी रहता है। जैसे कि पिता हो गए कैपिटल टी, माता हो गई स्मॉल टी। मैंने ये हो गया लंबा और ये हो गया बौना। इनके बीच जब संकरण कराया जाएगा तो इनसे जो संतान होगी वो इस तरीके की होगी, मतलब सामान्य लंबी होगी। यहाँ पे बौना वाला गुण छिप जाता है। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ अभी। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। शुद्ध लंबा पौधा कैपिटल टी ले लिया, बौना स्मॉल टी ले लिया, तो इनके भी संकरण कराया तो सभी सामान्य प्रकार के लंबे यहाँ पर हैं। बौना वाला गुण अप्रभावी रहता है। तो चलिए ये वाला हो गया। यहाँ पर प्रभाविता का नियम इस तरीके से आप लोग कर भी सकते हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में इस तरीके से गुणा कर सकते हैं, तो टी और टी आएगा, तो सभी सामान लंबे होंगे इस प्रकार से। दूसरा देखिए, मानव मूत्र तंत्र का चित्र बनाना है। तो यहाँ पर इसमें देखिए क्या क्या होगा, किडनी होगी, मूत्रवाहिनी होगी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। अब मैं यहाँ पर जो है बता देता हूँ। यहाँ पर पहले समझ लीजिए, ये 2 बीन के आकार के अंग हैं, मतलब बीज के आकार के, जो रक्त को छानकर मूत्र बनाते हैं। मूत्रवाहिनी ये नलिकाएं जो प्रत्येक वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती हैं। मूत्राशय एक थैली जैसा अंग है जो मूत्र शरीर से बाहर निकालने से पहले संग्रहित करता है। मूत्र मार्ग या एक नलिका जिसके माध्यम से मूत्र शरीर के बाहर निकलता है। अब मैं इसको डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये किडनी है सेम के बीज के आकार की, और यहाँ पर मूत्र और ब्लड अलग अलग होता है। मूत्र बनता तो लीवर में है, मूत्र बन जाता है लीवर में, लेकिन भैया उसका रहता तो ब्लड में ही, लेकिन ब्लड से फिल्टर कौन करता है, छानता कौन है, किडनी यानी वृक्क। ये होती हैं 2। फिर ये है मूत्रवाहिनी, ये मूत्र को लाती हैं मूत्राशय तक और मूत्राशय में भर देती हैं, और फिर मूत्राशय से बाहर निकालना होता है तो आप शिश्न के द्वारा, मूत्रमार्ग जिसको कहते हैं, इसके द्वारा वहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके बाद में अगर वो नहीं कर पाते तो पौधों में लैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। पौधों में अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियाँ हैं, खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन। बारी बारी से देख लेते हैं। खंडन यानी फर्मेंटेशन। इस विधि में जलीय पादप जैसे शैवाल, स्पायरोगायरा 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाते हैं। प्रत्येक खंड वृद्धि करके एक नया पौधा बन जाता है, जैसे जलकुंभी वगैरह। नेक्स्ट देखते हैं मुकुलन। इस प्रक्रिया में जनक जीव के शरीर पर एक मुकुल बन जाता है, केंद्रक विभाजित होता है और केंद्रक मुकुल में आ जाता है। मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर एक नया पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। आपने इसका देखा होगा हाइड्रा का पौधा। बीजाणु निर्माण, कवक और कुछ शैवाल तथा व फर्न में बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। बीजाणु छोटी कोशिकाएं होती हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों को भी झेल सकती हैं। नए जीवों में विकास हो जाता है। अगला है कायिक प्रवर्धन। इस विधि में बीजों के बिना पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलियों से नए पौधे उगाए जाते हैं, जैसे आलू, अदरक, गन्ना आदि। तो साथियों यहाँ पर इस मतलब पूरे चैप्टर को हमने कर दिया है समाप्त। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। साथियों ये पूरा पेपर आप लोग ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।